हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रघटना शास्त्र क्या है। आज हम प्रघटना शास्त्र के बारे में उसके आगे जो सिद्धांतकार हैं अल्फ्रेड शुट्ज़ या हसरेल, उनके बारे में देखेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो NTA नेट, PGT, GIC पे पहले आ चुके हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम थोड़ा पिछले वीडियो में हम देखे थे प्रघटना शास्त्र क्या और समझे थे उसको अच्छे से। हम थोड़ा सा प्रघटना शास्त्र के परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रघटना शास्त्र क्या है। प्रघटना शास्त्र एक दार्शनिक विधि है जिसमें पूर्वाग्रह से मुक्त होकर व्यक्ति स्वयं के इंद्रियों के अनुभव द्वारा प्राप्त तथ्यों को एकत्रित करके समाज की घटनाओं के बारे में वास्तविकता की जांच करता है। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि प्रघटना शास्त्र एक ऐसी विधि है जो किस चीज़ का अध्ययन करता है। प्रघटना शास्त्र ऐसी वस्तुओं का या ऐसी घटनाओं का अध्ययन करता है जो जिस चीज़ को आप फील कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप फील नहीं कर रहे हैं या फील नहीं कर पा रहे हैं तो उसको प्रघटना शास्त्र अपने अध्ययन का स्रोत मानता ही नहीं है, अपने अध्ययन का तथ्य मानता ही नहीं है। ठीक, ये यहाँ समझ लिए। हम यहाँ देखेंगे प्रघटना शास्त्र से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रघटना शास्त्र विधि का प्रयोग किसने किया सबसे पहले। तो यहाँ तो प्रघटना शास्त्र विधि का प्रयोग सबसे पहले हसरेल ने किया था, हसरेल ने। और यहाँ देखेंगे हसरेल ने प्रघटना शास्त्र विधि का प्रयोग किया था दर्शन शास्त्र में। दूसरा क्वेश्चन आता है समाजशास्त्र में प्रघटना शास्त्र का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, तो वो थे अल्फ्रेड शुट्ज़। लेकिन एक क्वेश्चन आता है जो लोग कर नहीं पाते और बहुत कम जगहों पे मिलता है, वो आता है कि प्रघटना शास्त्र शब्द सबसे पहले कौन दिया था। इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। आगे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे भी, हम इस सेशन में इस क्वेश्चन को डाले भी हैं। तो प्रघटना शास्त्र का सबसे पहले प्रयोग किया था हीगल ने प्रघटना शास्त्र का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए अब हम देखते हैं प्रघटना शास्त्र के प्रणेता। प्रघटना शास्त्र प्रणेता का मतलब है कि प्रघटना शास्त्र को किसने दिया था। पहले तो ये देखते हैं प्रघटना शास्त्र की मुख्य 2 धाराएं हैं। कितनी धाराएं? 2। पहली जो धारा है वो यूरोप की है, दूसरी अमेरिका की। पहली धारा का विकास करने का श्रेय जाता है हसरेल और शुट्ज़ को, तथा दूसरी धारा का विकास जो है जॉर्ज सांतना ने किया था। हसरेल और शुट्ज़ की जो यूरोपीय धारा है ये तो काफ़ी प्रसिद्ध हुई, आगे चल के बहुत फेमस हुई, लेकिन सांतना की विचारधारा इतनी फेमस नहीं हुई और ना ही इनसे सोशियोलॉजी में कोई क्वेश्चन भी बनते हैं। इसलिए हम इन्हें न देखते हुए हसरेल और अल्फ्रेड शुट्ज़ को अच्छे से देखेंगे। चलिए हम आगे समझते हैं हसरेल का फिनोमिनोलॉजी। यहाँ हम देखते हैं हसरेल फिनोमिनोलॉजी के पिता माने जाते हैं। फिनोमिनोलॉजी के पिता हसरेल को माना जाता है। ये टॉपिक नोट कर लीजिएगा। और हसरेल कहते हैं कि प्रघटना शास्त्र फिनोमिनोलॉजी एक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ विधि का मतलब है सब्जेक्टिव मेथड। ठीक, सब्जेक्टिव मेथड का अर्थ होता है जो हर व्यक्ति खुद महसूस कर सके, खुद देख सके, अपने विचारों पर निर्भर कर सके। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। हसरेल चेतना के सार तत्वों का अध्ययन करना चाहते हैं, अर्थात हम वस्तुओं को किस प्रकार अनुभव करते हैं। यहाँ चेतना का सार तत्व का अर्थ है कि जो हम सोचते हैं, जो हम अपने चेतना से सोचते हैं, जैसे मीनिंग निकालते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक, तो यहाँ देखेंगे हम कि हम वस्तुओं को किस प्रकार अनुभव करते हैं, न कि वस्तुएं क्या हैं या उनका अस्तित्व क्या है। ठीक, हसरेल जो है वस्तुओं का अस्तित्व उनके अनुभव और उनके मीनिंग सार तत्व में बताते हैं, एसेंस में बताते हैं। ठीक, उनके अस्तित्व को नहीं ढूंढना चाहते हैं। ठीक, हसरेल को हम समझने के लिए उनको 4 भागों में बांट दिए हैं।
उनके सिद्धांत को जो उन्होंने पुस्तक में अपने सिद्धांत दिए उनको 4 भागों में बांट दिए, छोटे छोटे टॉपिक में, सब टॉपिक कह सकते हैं, और इसको हम समझने का प्रयास किए हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी समझिएगा। पहला टॉपिक है ये देखिए, बुनियादी दर्शन शास्त्रीय दुविधा। बुनियादी दर्शन शास्त्रीय दुविधा अर्थात द बेसिक फिलोसफिकल डायलेमा दुविधा, अर्थात इसमें कहते हैं वास्तविकता को कैसे जाने। देखिए, दर्शन शास्त्र जो है, दर्शन शास्त्र विषय में किसी भी घटना की वास्तविकता को जानने का प्रयास किया जाता है, कौन सी चीज़ वास्तविक है उसे जानने का प्रयास किया जाता है, और उसको जानने के लिए कुछ बुनियादी प्रश्न होते हैं, जैसे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या अगर ये वास्तविक है, क्या वास्तविक नहीं है, ठीक। कुछ बुनियादी प्रश्न लगा के उसके अर्थ को या उसके उत्पत्ति को जानने का प्रयास किया जाता है। तो हसरेल भी एक दर्शन शास्त्री थे, और दर्शन शास्त्री होने के नाते हसरेल का भी वही बुनियादी प्रश्न था, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वास्तविकता को कैसे जाना जा सकता है, ये हसरेल का भी प्रश्न था। हसरेल कहते हैं कि व्यक्ति विश्व में जो कुछ जानता है अपने अनुभव के द्वारा जानता है, ठीक। व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा ही विश्व के ज्ञान की प्राप्ति करता है, और अनुभव उसकी चेतना द्वारा होता है, और उसकी चेतना कहाँ से होती है, उसके इंद्रियों द्वारा, ठीक। इंद्रियां ही उनकी मानसिक चेतना है। हसरेल के अनुसार व्यक्ति की चेतना की प्रक्रिया, ये जो चेतना की प्रक्रिया है, जो हम सोचते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम सोचते हैं व्यक्ति, तो वो प्रक्रिया क्या है, व्यक्ति की इंद्रियां, और इंद्रियां काम कैसे करती हैं, इन प्रक्रियाओं को समझ लेंगे तो हम समाज की वास्तविकता को आराम से समझ सकते हैं, ठीक। ये टॉपिक समझ में आ गया। इसमें कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति की जो चेतना है, उसकी जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम अगर समझ लेते हैं तो हम समाज की वास्तविकता या समाज घटनाओं की वास्तविकता को समझ लेते हैं। अब हम दूसरे हेडिंग को देखेंगे, चेतना के लक्षण। चेतना आती कहाँ से है, और इंद्रियां जो हैं, जो महसूस करती है, वो कहाँ से करती हैं, कैसे करती हैं, इसमें इसको देखेंगे। तो हसरेल कहते हैं कि हसरेल ने व्यक्ति के जीवन जगत की बात की है इसमें, जीवन जगत। अब ये जीवन जगत क्या है, लाइफ वर्ल्ड क्या है, ठीक। कहते हैं कि जीवन जगत ही चेतना की उत्पत्ति का कारण है, ठीक। जीवन जगत व्यक्ति के रोज़मर्रे का जीवन है। देखिए यहाँ पे वो जीवन जगत को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि जिससे हम आमने सामने मिल रहे हैं, जो हमारा दैनिक जीवन है, जो हम रोज़मर्रे का काम करते हैं, जिनसे मुलाकात करते हैं, गपशप करते हैं, और जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही हमारा जीवन जगत है। हसरेल कहते हैं जब जीवन जगत का संपर्क मनुष्य से होता है तो 2 संभावनाएं होती हैं। जीवन जगत यहाँ समझ में आ गया। अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, हम वहाँ क्लियर कर देंगे। अब देखिए, व्यक्ति जब जन्म लेता है, कोई बच्चा जब जन्म लेता है और वह धीरे धीरे बड़ा होता है, तो पहले तो उसे कुछ पता नहीं होता है समाज के बारे में, समाज की रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में कुछ पता नहीं होता है। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होकर जीवन जगत से संपर्क करता है, अर्थात लाइफ वर्ल्ड से संपर्क करता है, तो उसकी नज़रिया 2 तरह से होता है। या तो वह जीवन जगत को पूर्णतः स्वीकार कर लेता है, जो जैसा है, जैसा चल रहा है, उसे वो उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। अगर व्यक्ति जीवन जगत को जो जिस रूप में है उसे स्वीकार कर लेता है, तो वह व्यक्ति सोच और गतिविधि को दर्शाता है, अर्थात जैसा समाज है वैसे ही उसकी भी गतिविधि हो जाएगी, वो भी वैसा ही सोचेगा, उसी तरह का कार्य करेगा। अब यहाँ देखेंगे आगे दूसरा क्या है। दूसरा, जीवन जगत को अपनी चेतना के अनुभव के आधार पर देखे, उसे स्वीकार न मानकर वास्तविकता की जांच करे। अब यहाँ वास्तविकता की जांच वो करेगा कैसे, वही हमने पहले भी बताया है कि कुछ दार्शनिक क्वेश्चन होते हैं, बुनियादी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को पूछेगा, तर्क लगाएगा, और उसकी वास्तविकता की जांच करेगा और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा। प्रकृतिवादी अनुभविकतावाद की आलोचना है।
इसमें हम देखेंगे हसरेल इसमें विज्ञान की आलोचना करते हैं। पूर्णतः आलोचना तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये विज्ञान के कुछ चीज़ों को नकारते हैं और कहते हैं कि विज्ञान में जब भौतिकवाद की उत्पत्ति हुई थी, भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई थी, तब से यह मान्यता हो गई कि जो भौतिक विज्ञान में कहा गया है वही सत्य है। उसके अलावा हमारी जो मानसिक क्रियाएं, जो हमारा अनुभव है, वो कुछ कहता है, वो पूर्णतः गलत है, उसको विज्ञान नकारता है। यहाँ हम देखेंगे हसेल विज्ञान की मान्यताओं को चुनौती देते हैं। विज्ञान यह मानकर चलता है कि व्यक्ति से परे एक तथ्यों की दुनिया है, जिसे व्यक्ति के इंद्रियों से नहीं बल्कि वैज्ञानिक विधि से इसकी विशेषताओं की सही तरीके से नाप तोल कर जाना जा सकता है। वही जो हमने अभी बताया कि हसरेल विज्ञान को जो है विज्ञान की कुछ चीज़ों को नकारते हैं। जो विज्ञान कहता है कि केवल वैज्ञानिक विधियां ही किसी चीज़ की वास्तविकता को बता सकती है, उसको नकारते हुए हसरेल कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं समाज में, हसरेल विज्ञान की इस अवधारणा को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि समाज में परिवार, संबंध, नातेदारी, वर्ग, ये जो अगणित, जिसमें गणित का कोई काम नहीं है, अगणितीय चीज़ है, उसे विज्ञान कैसे सिद्ध करेगा, कैसे वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करेगा। ये जो असंख्य लोग हैं, विचार और वैचारिकी है, यहाँ हम देखेंगे कि विचार और वैचारिकी है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान है, वर्ग जाति बिरादरी है, ये वैज्ञानिक विधि से नहीं जाना जा सकता। इसके अनुसार इस प्रकार की तथ्यात्मक दुनिया को चेतना द्वारा ही जाना जा सकता है। अब ये चेतना है क्या? हमने पहले ही बताया है कि चेतना क्या है। ये चेतना हमारे इंद्रियों द्वारा अनुभव किया गया चीज़ है। ठीक। हसेल कहते हैं जीवन जगत को मापने के लिए जो विधि विज्ञान अपनाता है वह एक केवल छल है। इसलिए मनुष्य के बाहर की दुनिया को केवल व्यक्ति अपनी चेतना द्वारा अनुभव कर सकता है। समझ में आया? अब ये लास्ट हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान का दार्शनिक विकल्प। अब यहाँ जो हसरेल हैं वो इसमें कहते हैं हसरेल कि जो हम प्रश्न पूछते हैं वास्तविकता को जांचने के लिए, वो प्रश्न भी ऐसे नहीं, वो यहाँ प्योर माइंड की बात करते हैं, शुद्ध मस्तिष्क की बात करते हैं। अर्थात हमें पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी चीज़ को न अपना लेना चाहिए और न ही कोई प्रश्न खड़े करने चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ से कोई प्रश्न, किसी घटना पर अगर कोई प्रश्न खड़ा करते हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, तो हमेशा हमारी पूर्वाग्रह के फेवर में ही उसका आंसर मिलेगा। अर्थात हमें जीवन जगत की सारी चीज़ों को भूलकर अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को प्योर करना होगा। उसके बाद ही हम वास्तविकता तक पहुंच सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गई हो तो हम अब चलते हैं अल्फ्रेड सोच पे। हसरेल का जो प्रघटना शास्त्र सिद्धांत है उसे समझने के बाद हम अल्फ्रेड सोच पे जाते हैं और अल्फ्रेड सोच को देखते हैं। अल्फ्रेड सोच एक जर्मन थे अर्थात यूरोप। ये जो है नाजी सरकार से परेशान होकर 1939 जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, तो ये अमेरिका आ गए। अमेरिका में ही इन्होंने प्रघटना शास्त्र का विकास किया। ठीक। इन्होंने हसरेल के काम को आगे बढ़ाया। अल्फ्रेड सोच जो कहा जाता है कि हसरेल के जूतों में इन्होंने अपना पैर रख दिया, अर्थात इनके ही काम को आगे बढ़ाया इन्होंने जो है अल्फ्रेड सोच ने समाजशास्त्र में प्रघटना का पिता इन्हें कहा जाता है और ये प्रघटना शास्त्र और समाजशास्त्र में समन्वय स्थापित करने का काम किए हैं। ठीक। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि सोच जो है ज्ञान के भंडार की बात करते हैं। ज्ञान का भंडार, स्टॉक ऑफ नॉलेज। जहाँ हसरेल जीवन जगत की बात करते हैं
वहीं अल्फ्रेड शोर्स ज्ञान के भंडार की बात करते हैं। ठीक, अब इनका ज्ञान का भंडार क्या है? हसरेल का जीवन जगत और इनका ज्ञान का भंडार, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक, हम इनके ज्ञान को भंडार समझेंगे। ज्ञान का भंडार वो है जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी ज्ञान को प्राप्त करता है। जैसे जिसे हम रेलगाड़ी, पुस्तक, आवास, परिवार, जाति, वर्ग कहते हैं, वो ज्ञान के भंडार का एक अंग है। अर्थात हम जिस समाज में रह रहे हैं और जहाँ से भी हमें ज्ञान प्राप्त होती है, वही इनका स्टॉक ऑफ नॉलेज है। ट्रेन में हम सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, किसी से गपशप कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान अर्जन करने का या समाज को देखने का तरीका बनाता है। इन्हीं को ये ज्ञान का भंडार कहते हैं। ये कहते हैं ज्ञान के भंडार की दो श्रेणियां हैं, और एक विशिष्ट, एक विचित्र। इन श्रेणियों से ज्ञान प्राप्त करके हम अगली पीढ़ी में देते हैं। देखिए, अल्फ्रेड शोर्स ज्ञान के भंडार के बारे में बात करते हैं कि हम ज्ञान का भंडार पाते कहाँ से हैं। तो एक तो समाज से हो गया, दूसरा हम जो ज्ञान का भंडार, जो हमारे पास नॉलेज है समाज के बारे में, जो हम ज्ञान का भंडार है हमारे पास, वो हम कुछ समाज से कुछ चीज़ें और सीख के उसमें ऐड करके जोड़ के हम अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो अगली पीढ़ी उसको परिवर्तन करके उसमें भी कुछ ऐड करके वो अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देता है। ऐसे ही ज्ञान के भंडार का विकास होते जाता है, और हर व्यक्ति का अपना एक ज्ञान का भंडार होता है। ठीक, अल्फ्रेड शोर्स कहते हैं कि सबके ज्ञान का भंडार समान नहीं है, हर व्यक्ति का अपना अपना ज्ञान का भंडार है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। शोर्स वास्तविकता के विश्लेषण में अभिप्राय को महत्वपूर्ण मानते हैं। अभिप्राय अथवा मीनिंग, ये इनका मानना है कि हम अगर किसी घटना की वास्तविकता को देखते हैं या कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य कर रहा है, तो हाँ ये देखेंगे कि वो किस मकसद से कर रहा है, उसकी मीनिंग क्या निकल रहा है। ठीक, उसकी परिस्थितियों के अनुसार। अल्फ्रेड शोर्स जो है, मैक्स वेबर का प्रभाव अल्फ्रेड शोर्स पे बहुत ज़्यादा रहा। मैक्स वेबर का एक पद्धति, एक विधि है, वेस्टेहन विधि है। ठीक, वेस्टेहन मेथड। इसके बारे में पहले हम इसके बारे में जानेंगे, वेस्टेहन है क्या। मैक्स वेबर जो हैं वो वेस्टेहन विधि में कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, हमें किसी व्यक्ति की क्रिया के बारे में जानना है या उसकी मीनिंग जानना हो, तो हमें उस व्यक्ति की जगह पे खुद को रख के देखना पड़ेगा। तो इसी का प्रभाव जो है अल्फ्रेड शोर्स पे पड़ा। और लेकिन अल्फ्रेड शोर्स इनकी कमियों को भी बताते हैं। ये कहते हैं, वेबर ने यहाँ ये नहीं बताया कि कर्ता क्यों और कैसे समान अभिप्राय निकालता है। अर्थात सबकी दुनिया तो अलग अलग है, सबका जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है अलग अलग है। जैसे हम कहते हैं कि किसी के घर शादी का कार्ड आया, या हम किसी को शादी में इनवाइट करते हैं, 4 फ्रेंड हैं, चारों को शादी में इनवाइट करते हैं, तो चारों सज धज के आएंगे। ठीक, चारों के सज धज के आने का वजह क्या है? क्यों चारों की मानसिकता एक ही है कि शादी में जाना है, फ़ोटो खिंचवाना है, एंजॉय करना है, खाना पीना है, मस्ती से चले आना है। ठीक, क्यों चारों जो है शादी का मतलब एक ही चीज़ समझें। ठीक, इस चीज़ को बताते हैं, यही है अभिप्राय। वेस्टेहन ये चीज़ नहीं बता पाए हैं। ठीक, वेस्टेहन जो पद्धति है ये चीज़ नहीं बता पाया है। ठीक, वो कहा किसी घटना को देखना है तो उस व्यक्ति के स्थान पे खुद को रख के देख लो, समझ में आ जाएगा उस घटना की मीनिंग, वास्तविकता समझ में आ जाएगी। ठीक, और ये जो अल्फ्रेड शोर्स कहे हैं कि वेबर की जो कमी को अल्फ्रेड शोर्स बताते हैं, उस कमी के बारे में फिर अल्फ्रेड शोर्स कहते हैं कि जो समान अभिप्राय है वो अंतर व्यक्ति निष्ठता अर्थात इंटर सब्जेक्टिविटी से होता है।
ठीक, ये इंटर सब्जेक्टिविटी ही है जिससे हम समान अभिप्राय निकाल पाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे कि पद्धति, अध्ययन की पद्धति क्या है, मेथड ऑफ स्टडी। अल्फ्रेड शूट्स जो है समाज को देखने का, जो समाज को अध्ययन करने का जो पद्धति है वो बताते हैं कि समाज को हम दो तरीक़ों से अध्ययन कर सकते हैं। पहला है स्वाभाविक तरीका, नेचुरल एटीट्यूड। दूसरा वैज्ञानिक मनोवृत्ति, ठीक, साइंटिफिक एटीट्यूड। स्वाभाविक तरीका क्या है? स्वाभाविक तरीका ये है कि हम सामान्य बुद्धि से जो समाज में चल रहा है और जो हमें अनुभव हो रहा है, ठीक, जो जैसा चल रहा है उसको हम वैसा ही मान लें, टेकन फ्रॉम ग्रांटेड, ठीक, उसको हम उसी तरह से मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ वैज्ञानिक विधि का मतलब आप समझते ही हैं, कार्य कारण संबंध। ठीक, हम क्वेश्चन पूछते हैं, घटना का रिजल्ट से कार्य कारण संबंध देखते हैं और उसके अनुसार उसको सही या गलत मानते हैं, उसकी वास्तविकता का पहचान करते हैं। ठीक, ज्ञान के भंडार का स्रोत क्या है? आखिर हम जो पहले बताए थे कि ज्ञान का भंडार कहाँ से मिलता है, तो अल्फ्रेड शूट्स बताते हैं कि ज्ञान के भंडार का सोर्स है कहाँ से। तो समाज, यहाँ देखते हैं, समाज के अन्य सदस्यों से अंतःक्रिया करके, जब हम समाज के अन्य सदस्यों से अंतःक्रिया करते हैं तो हमारा भी ज्ञान का भंडार उसके जैसा होता है। ठीक, जो ज्ञान के भंडार है उसको चुनौती देके, जो पहले से हमारे पास ज्ञान का भंडार है उनको हम चुनौती देते हैं, वहाँ वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, कार्य कारण संबंध देखते हैं, वहाँ क्वेश्चन पूछते हैं और अपने तर्क का प्रयोग करके जो हमें अनुभव मिलता है, जो हमें समझ में आता है, उसको हम स्वीकारते हैं। ठीक, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा है सामाजिक व्यवस्था से, अर्थात परिवार से, समाज से, जाति से, ठीक, नातेदारी से, यहाँ से जो चीज़ें हमें जिस रूप में मिलती हैं उसको हम उस तरह से ग्रहण कर लेते हैं। समझ में आया यहाँ अल्फ्रेड शूट्स के विचार? देखिए, अल्फ्रेड शूट्स जो है वो इंटर सब्जेक्टिविटी पे बात करते हैं, ठीक, मीनिंग पे बात करते हैं और ये स्टॉक ऑफ नॉलेज पे बात करते हैं, ज्ञान का भंडार। ठीक, अब हम इस पे जो है कुछ अल्फ्रेड शूट्स की कुछ बुक देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और दूसरी बुक है कलेक्टेड पेपर। ये दोनों बुक आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। देखिए, हम क्वेश्चन जो है लेके आए हैं, GIC 2015 का क्वेश्चन है कि प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक, ठीक, यहाँ प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? पार्सन्स, हसरेल, स्पेंसर, मार्क्स। तो यहाँ प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक मार्क्स हैं, जो दर्शन शास्त्री हैं और दर्शन शास्त्र में सबसे पहले इसका प्रयोग किए थे। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये हम बताए थे अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये GIC 2017 में आया है, हीगल ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है किसे? तो समाजशास्त्र के जनक किसे प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? शूट्स को। इन्होंने समाजशास्त्र में प्रघटना शास्त्र प्रयोग किया था। ये जून PGT में भी आया हुआ है, नेट 2013 में भी आया हुआ है। ठीक, प्रघटना शास्त्र की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? ठीक, यहाँ देखते हैं, अल्फ्रेड शूट्स की परिभाषा है, ये स्वाभाविक मनोवृत्ति की बात करते हैं, नेचुरल एप्टीट्यूड, जीवन जगत की बात करते हैं, अंतर व्यक्ति निष्ठा की बात करते हैं। ठीक, ये जो जीवन जगत है इस शब्द का प्रयोग हसरेल ने किया था, लेकिन आगे चल के यही स्टॉक ऑफ नॉलेज का रूप ले लिया था, शूट्स ने इसका प्रयोग किया था। ठीक, और यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक, यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र के शूट्स के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में जाना जाता है? त्रिपक्षीय स्तंभ, अभी हम आप लोग को बताएं प्रघटना शास्त्र के बारे में जो है अल्फ्रेड शूट्स 3 बातें करते हैं। पहला, जीवन जगत, देखिए इसमें ये आंसर होगा, जीवन विश्व, लाइफ वर्ड, स्टॉक ऑफ नॉलेज जिसे कहते हैं। दूसरा, अंतर्व्यक्ति निष्ठा, इंटर सब्जेक्टिविटी, और प्राकृतिक मनोवृत्ति, मतलब नेचुरल एप्टीट्यूड। ठीक, यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे और अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे।
अगर ये प्रयास हमें आप लोगों को ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे शेयर करिए।